जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, गुलजोहार। आज 15 नवंबर है, बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस और सौभाग्य से आज ही झारखंड राज्य की भी स्थापना हुई और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि एक आदिवासी राज्य की भी स्थापना हुई। बिरसा मुंडा जी के बारे में जैसा आज का टॉपिक है, अभी हमारे गुरुजों ने और प्रोफेसर साहब ने बताया, मैं आप लोगों के सामने कोई स्पीच नहीं, कुछ वार्ता करना चाहूंगा। और उस वार्ता में आप लोगों की सहमति और असहमति भी प्रकट होती है तो अच्छा लगेगा। सोचने की बात यह होती है कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 24 साल कुछ महीने की अवस्था में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। देखिए, हमारे लिए ना तो किसी का जन्म महत्वपूर्ण है, ना हमारे लिए किसी की मृत्यु महत्वपूर्ण। जो जन्मा है वो मरेगा। हो सकता है उसकी हत्या हो सकता है उसको जहर दिया जाए, हो सकता है उसकी एक नेचुरल मृत्यु हो। लेकिन इन दोनों के बीच की जो अवधि होती है, उसी कारण से हम उसे याद करते हैं। आप देखेंगे 15 नवंबर 1975 को जन्म होता है और मुझे लगता है कि 9 जून 1990 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। 1900 में मृत्यु हो जाती है। इस बीच में इनके द्वारा जो भी किए गए कार्य, उस कार्य को एक सोचने का प्रश्न यह होता है कि क्या उतने लोगों में एक बिरसा ही हुए कि और भी हुए? आखिर वह कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने बिरसा को जन्म दिया? यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न है और यह भी विचारणीय प्रश्न है कि आखिर वह कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे बीच से ऐसे लोगों को हटा भी देता है। आप इन सभी बिंदुओं पर देखेंगे तो एक चीज जरूर पाएंगे, शिक्षा। शायद शिक्षा अगर बिरसा मुंडा नहीं प्राप्त किए होते तो वो क्रांति जिसे गुलाम कहा उन्होंने, वो नहीं। अगर वो शिक्षा अंबेडकर जी को नहीं मिली होती तो शायद हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर और शायद मैं यहाँ खड़ा होकर नहीं बोल पाता। वो शिक्षा अगर रामस्वरूप वर्मा जी को नहीं मिली होती तो शायद इतने वैज्ञानिक तरीके से उस पाखंड को और उन्हीं के शास्त्रों से उन्हीं के लिए उत्तर निकालकर उन्हीं को जवाब नहीं दिए होते। ये सब मुद्दे होते हैं। अब हमारे समक्ष 2-3 चीजें जरूर आती हैं कि बिरसा मुंडा जी क्रांति किए, वो लड़े। आपको एक चीज बताऊं, हम लोगों के हिस्से में केवल एक लड़ाई कभी नहीं आई। हम लोगों के हिस्से में जब भी लड़ाई आई तो चारों तरफ से लड़ाइयां हुई। बिरसा मुंडा जी केवल अंग्रेजों से नहीं लड़े, वो अपने लोगों से भी लड़ना पड़ा। और हमें भी आज भी हम आप देखते हैं, हम आप भी केवल एक लड़ाई नहीं लड़ रहे। जिस समय देश आजाद हुआ, कुछ लोगों को राजनीतिक आजादी चाहिए थी और उन लोगों को मिली और वे लोग शांत बैठ गए। लेकिन हमारी स्थिति क्या हुई? हमारी स्थिति आज भी उसी तरीके से संघर्ष में चल रही है। मैं बिरसा जी पर कुछ चीजें लिख रहा था, मैंने नोट किया, मैं उसे आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि बिरसा जी की अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मुंडा ट्राइब्स के थे, लेकिन उन्होंने ओराव ट्राइब्स दिए, उसको भी इकट्ठा किया। और ट्राइब्स में एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को इकट्ठा करना बहुत ही कठिन काम। ये सेम वैसे ही काम है जैसे आज से कुछ दिन पहले हम आपको इकट्ठा करना होता है। जब हम लोगों ने जातियों में भी जाति बना रखी थी, जब पता चलता था
कि कोई रामानंदी है, कोई हल्दिया है, कोई गुजराती है, कोई जायसवाल है, और शादियां भी उनमें नहीं हो पाती थी। तो एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया कि उन्होंने जो उनके बगल की जो ट्राइब्स थी उसको निकलवाया। आप समझिएगा, ये हमको संकेत देता है कि किसी भी क्रांति की या किसी भी आंदोलन के लिए हमें जमीन कैसे तैयार करनी होगी। एक मात्र 24 साल कुछ महीने का एक, आज के समय में अगर कहें तो आज हम लोग 40 साल का हो गया, लेकिन वो हिम्मत, वो क्षमता, वो चीजें डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ जो भगत सिंह और बिरसा मुंडा जी जैसे लोग बहुत कम उम्र में एक ऐसी जन क्रांति पैदा करने में सफल हुए। मैं पढ़ रहा था बिरसा मुंडा जी को, उन्हें कहा गया ट्राइब फ्रीडम फाइटर। आप समझिएगा इन शब्दों के जाल को, ट्राइब फ्रीडम फाइटर। बाबा साहब की बात आ जाती है तो कह दिया जाता है दलितों के मसीहा। आप शब्दों पर जाइएगा, अरे माननीय मुलायम सिंह या लालू प्रसाद यादव जी को क्या कहा जाएगा? पिछड़ों के नेता। और समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये नहीं जुड़ेगा, उनके साथ जुड़ेगा राष्ट्रीय नेता। ये खांचा क्यों बढ़ता है? बिरसा मुंडा जी पर मैं थोड़ी सी चीजें और लाऊंगा। मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि बिरसा मुंडा जी के जेहन में चीजें आ कहां से रही। निसंदेह वो उन्हीं से लड़े जिन्होंने पढ़ाया। आप समझिएगा, वो उन्हीं से लड़े जिन्होंने उन्हें पढ़ाया। और ये सच भी है। दरअसल बाप बच्चे को जब पढ़ाता है तो कहता है कि हमने पढ़ा लिखा पे बड़ी गड़बड़ी कर दी, ससुरा हमें इस बात है। वो आपसे लड़ नहीं रहा होता है, वो आपसे तर्क कर रहा होता है। और दरअसल तर्क ना करने की शिक्षा हमें परिवार से ही मिल जाती है, और इस नाम पर हम उसे डांटते डपटते हैं कि तू लड़का हो के हमसे जवान लड़े। और शायद हम उसको वहीं पर रोक रहे हैं तर्क करने के लिए, और महामना रामस्वरूप वर्मा जी के उस विजन को समाप्त करने का काम वहीं से शुरू कर दे रहे हैं जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक सोच को विकसित करने का काम किया। और आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा जब भी पैदा होता है तो बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रखता है, बहुत प्रश्न रखता है, और हम प्रश्नों का जवाब नहीं जानते तो भी डांटना नहीं। फिर आते हैं बिरसा मुंडा जी की तरफ। बिरसा मुंडा जी जो लड़ रहे थे, आप देखिए उन्होंने समाज में सुधार, वो एक साथ कई लड़ाइयां लड़ रहे, ब्रिटिश कॉलोनियल के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ, और जो स्थानीय, जिनको यूं कह सकते हैं हिंदू लैंडलॉर्ड थे, जिनकी पूरी की पूरी निगाह उनकी संपत्ति पर टिकी हुई थी, उनको बेदखल करने की टिकी हुई थी। उसका उदाहरण आज आप भी देख सकते हैं मैतेई और कुकी के नाम पर मणिपुर में जो कांड हो रहा है। आप उसका स्टडी कीजिएगा तो आप पाइएगा कि सब कुछ सेम घटनाएं आज भी घट रही, कोई अलग घटनाएं नहीं घट रही। उन्होंने कहा कि आप दारू पीना छोड़ो। आप देखिएगा कि दारू पीना, जिसके पास पैसा नहीं होता लेकिन उसके पास सब कुछ नहीं, वो हमने और कुछ तो नहीं आएगा लेकिन दारू पीने की व्यवस्था उसकी जरूर कर दी जाएगी, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट की जाए। उन्होंने कहा कि गांव को साफ रखिए, और ऐसे लोग गंदगी में जरूर जिएंगे जिनके पास अभाव है, चाहे जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा ताकि रोगग्रस्त रहे। इसके साथ साथ उन्होंने देखिए एक उन्होंने नया संप्रदाय की स्टार्टिंग की, लेकिन उन्होंने जिसके लिए हम आप प्रजक संघ और हमेशा लोग तत्पर रहते हैं कि अंधविश्वास से दूर रहे। आप सोचिए, अभी बंधुजन कह रहे थे कि तेरही ना खिलाइए, ये ना खिलाइए, अरे अभी चले जाइए तो मार हो जाती है गांव के बीच में कि यार एक जने भाषण दे के गए हम वैसा वैसा, मतलब आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप सोचिए बिरसा मुंडा जी उस समय, आज से करीबन 125 साल पहले, अगर वो अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ रहे थे, और आप लोगों को जानकारी होगी
कि ट्राइब्स में काफी अंधविश्वास ऐसे हैं कि वो हत्याएं तक कर सकते हैं, उसमें आप कोई मायने नहीं रखता, और उनके बीच में खड़े होकर कि आप अंधविश्वास से हटिए, एक लड़ाई उनकी ये भी चल रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी लड़ाई का पूरा जो प्रतीक बनाया, व्हाइट कलर को बनाया, सफेद को बनाया, और सफेद हमारा किसका प्रतीक है? शांति। आप सोचिए एक 23-24 साल के लड़के के दिमाग में एक चीज कहां से आई होगी कि हमारा जो ध्वज होगा वो श्वेत होगा, यानी शांति के लिए। ये डिनोट करता है उस सभ्यता, उस संस्कृति को जो महात्मा बुद्ध से पहले भारतवर्ष में चली आ रही थी, और उसको लेकर आज तक जो है मानवतावादी रामस्वरूप वर्मा जी कह रहे हैं, हम सभी का सिर्फ एक ही मंत्र है, शांति, एकता, समभाव। हम कभी भी किसी को नीची निगाह से देखना नहीं चाहते, हम समभाव चाहते हैं, एकता चाहते हैं। ये इस चीज ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि वास्तव में बिरसा मुंडा जी के दिमाग में कहां से आया होगा कि हमारी क्रांति का जो ध्वज वाहक होगा वो सफेद। अब कारण में आप सबको मालूम है, अब बात आती है कि कई लोग क्रांति करने से डरते हैं। बिरसा मुंडा जी मार दिए गए या मर गए, यह भी रिसर्च का विषय है, इस पर अभी शोध की आवश्यकता है, लेकिन उनके उस बलिदान का रिजल्ट मिला, उनके उस बलिदान का रिजल्ट हमें जो मिला वो लॉज प्रोटेक्टिंग ट्राइबल लैंड राइट पास हुआ, यानी छोटा नागपुर का टेनेसी एक्ट पास हो गया। आप सोचिए, और जैसे ही यानी छोटा नागपुर के लैंड की संरक्षण का गवर्नमेंट को, उस समय की गवर्नमेंट को बिल पास करना पड़ा, उस विद्रोह से, उस क्रांति से इतना भयभीत हो गए कि उनको जो वो चाहते थे मरने के बाद दिला करते। और आपको पता है कि जब हमें कोई चीज मिल जाती है, जब हम संघर्ष करते हैं, तो वहां के आदिवासी समूह में एक गुबार या एक जोश उत्पन्न हुआ कि हम किसी से लड़कर जीत सकते हैं, और इस जोश की आवश्यकता होती है, वो देकर के बिरसा मुंडा। इसके साथ साथ आप एक चीज और देखेंगे कि इससे, इनके इस पूरे आंदोलन से हमें सीख लिया। एक होता है एथिकल वैल्यू, तो कोई भी काम साहस मांगता है, साहस। इसके साथ साथ हमें जस्टिस पर रहना होगा, यानी न्याय पर रहना, हमें यूनिटी बनाकर रखनी होगी, हमें सॉलिडेरिटी यानी एकजुटता मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। यूनिटी है लेकिन एकजुटता नहीं है तो भी हम काम नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, रेजिलेंस का। आप सोचिए, अभी सर ने बताया कि उनकी पूर्ण फैमिली क्रिश्चियनिटी को समर्पित थी, और वो उस क्रिश्चियनिटी से रिवर्स गियर लगाकर अपने प्राचीन उस सभ्यता और संस्कृति में वापस खड़े हो गए। और खड़े ही नहीं हुए, उन्होंने एक स्तंभ बनाया कि उसके आसपास पूरी की पूरी जनजातियां डटी रही, लड़ी। अब आते हैं आज के प्रवेश पर। अभी दरअसल एक विद्वान ने कहा है कि अगर हिरणों का इतिहास शेर लिखेंगे तो हिरणों के इतिहास में वो अपनी शौर्य गाथा लिखेंगे। दुर्भाग्य से हमारे हाथ में इतिहास लेखन नहीं आया। अब बिरसा मुंडा जी को विष्णु का अवतार बनवाया और कहा क्या कि वहां के आदिवासी समुदाय उनको विष्णु का अवतार मानते हैं, और उन्होंने जिस संप्रदाय की स्टार्टिंग की वो वैष्णव संप्रदाय था। अब आप इसके पीछे के रहस्य को गेस कर सकते हैं, यानी उनको घुसने का पूरा मौका मिल गया। एक चीज है। दूसरी, आज के परिवेश को हम देखें तो हमें दो तीन चीजें महसूस करनी पड़ती हैं। अभी मैं करीबन 2014 के आसपास में रेलवे में सफर कर रहा,
सफर कर रहा था, मैं गोरखपुर जा रहा था, तो एक लड़का मिला मुझसे, समवन त्रिपाठी करके था, और वो काफी किसी चीज को लेकर बिगड़ा हुआ था शायद, और बिगड़ने के एक ही नस है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जहाँ भी आती है, यानी आपकी हमारी भागीदारी की बात, तो तुरंत लोग बिगड़ने से होता है। तो मैंने उसको अपना पहचान नहीं बताया, हमने सिर्फ इतना कहा, त्रिपाठी जी हमने आपने इतना खा लिया है और हमारा पेट अभी भर नहीं रहा है। तब मुस्कुराया, तो बोला अरे यार नाई लगती ये सबका पेट भर जाए तो तुम्हें है नाई। और ये वैज्ञानिक तथ्य है कि जब आपको भूख लगी रहेगी तब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इट्स अ फैक्ट। तो उसने फिर एक लाइन कहा, अरे हम लोगों का इतिहास, वो मुझे अपने में जोड़, हम लोगों का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, इनके पास गर्व करने के लिए है ही कौन, एक अम्बेडकर, हम गिरा देंगे। तो मैंने उससे बताया नहीं, मैंने कहा तुम खुश फहमी में रहो और हमारा काम भी अंदर अंदर चले। शायद उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास गर्व करने के लिए आज से नहीं, आज से महापुरुषों की लाइन लगी हुई है। ये अलग बात है कि विश्वविद्यालयों में हमारे आपके लोग नहीं थे तो उन पर काम नहीं हुआ, उनके नाम आज किसी भी मंच से, किसी भी जगह से आप उठाकर लगा लीजिए, ये तो बहुत ही कम लोग हैं। मुझे लगता है ये पोस्टर भी कम पड़ जाएंगे, इतने बहुजन हीरोज हैं, इतने बहुजन नायक हैं कि आप उनसे गर्व करने के लिए आपको किसी एक की जरूरत है। सब एक दूसरे के संवाहक बने। मैं एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं उस लाइन को दोहराकर थोड़ा व्याख्या करना चाहूंगा। मैंने जैसा कहा कि मैं वार्ता कर रहा हूं, भाषण तो हम लोग सुनते रहते हैं। एक लाइन है कि हमारा आंदोलन महापुरुषों की भक्ति करना नहीं, हमारा आंदोलन महापुरुषों की भक्ति करना नहीं है, हमारा आंदोलन महापुरुषों के विचारों से व्यवस्था परिवर्तन है। अब बात ये आती है कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए उनके विचारों से, तो उनके विचारों की जानकारी हमें तब मिलेगी जब हम पढ़ेंगे। और ये भी सच्चाई है कि हमारा जो बहुसंख्यक समाज है वो पढ़ाई से काफी दूर है। तो फिर इसका इलाज क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो मुझे लगता है, कम से कम उन लोगों को, जो लोग जागरूक हैं, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें अध्ययन करना होगा, अधिक से अधिक करना। और जैसे आज का ये कार्यक्रम रहा, मैं बहुत खुश हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस पूरी आयोजन टीम को कि बिरसा मुंडा जी, जो कि एक आदिवासी समाज से थे, आज कहीं ना कहीं हम भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े, और वो आदिवासी भाई भी, उनको लगेगा कि हमारा कोई है जो हमारे दुख सुख को समझने के लिए तैयार है। और इससे क्या होगा, कहने से 85% नहीं हो जाता है जब तक हम बदले के सुख और दुख में नहीं खड़े होते हैं, तब तक। तो कम से कम आज बिरसा मुंडा जी के माध्यम से ही हम कम से कम उस मुंडा समाज, उस ओरांव समाज, उस न जाने कितने भील समाज है, न जाने कितने समाज है जिनके बारे में हम इकट्ठा हो गए। अभी मैं आपको गर्व करने की बात आ रही थी, आपने एक नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप, जिस पर हमें भी गर्व है और सभी को गर्व होना चाहिए। लेकिन महाराणा प्रताप जी आए, उनका साथ किसी भी राजपूत ने नहीं दिया। आप सोचिए, जिन राजपूतों को अपने राजपूत होने पर गर्व है, जो ये कहते हैं वक्त बदला है, रक्त नहीं, ये उनके लिए संदेश। जिस राजस्थान में उनको एक भी व्यक्ति नहीं मिला, तब वो आए हमारे आदिवासी भाइयों के पास कि आप मेरी मदद कीजिए। और वे आदिवासी समूह केवल उनके मीठे बोल की वजह से अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, ठीक है, यानी उनके समय मुगलों से लड़े, उसके बाद वो अंग्रेजों से भी लड़े। आप सोचिए कैसे। और महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने मुगल शासन को अपना समर्पण कर दिया।
और उन्हीं के वंशज थे। 1818 में अंग्रेजों से संधि कर दी, लेकिन भील तब भी लड़ते रहे। टांट्या भील का नाम आपने सुना, टांट्या भील, टांट्या भील, यानी वो अंग्रेजों से तब तक लड़ते रहे। यानी हमारे पास गर्व, यानी हमने कभी सिर नहीं झुकाया, हम कभी दबे नहीं, हम कभी डरे नहीं, हम हमेशा उनसे लड़ते रहे। जो भी अन्याय मतलब जो भी हमारे न्याय के खिलाफ रहा, हम उससे हमेशा लड़ते। अब एक बात आती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मैं चंद लाइनों में खत्म करता हूं। एक चीज बहुत आती है कि जिस दिन समाज के लोग बिकना छोड़कर अपनी वोट की कीमत समझ लेंगे, ठीक उसी दिन उनका भाग्य बदल जाएगा। ये लाइन बड़ी आकर्षक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि बिकते क्यों? आखिर वो कौन से कारण पड़ रहे हैं कि जिसकी वजह से बिक रहे हैं? अगर बिक रहे हैं तो हम आप क्यों नहीं खरीद पा रहे? अगर वो बिक रहे हैं तो हम आप क्यों नहीं खरीद पा रहे? तो जापान में एक कहावत है, जापान में 3 प्रकार की ताकतें मानी जाती हैं। तलवार की ताकत, रत्न की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार की ताकत को आप जोड़ सकते हैं शारीरिक बल से, रत्न की ताकत को आप जोड़ सकते हैं धन के बल से, और दर्पण की ताकत को आप जोड़ सकते हैं आत्मज्ञान से। इसी के साथ साथ एक चीज और भी है जो कि मौजूदा राजनीति को भी प्रतिबिंबित करती है कि सबसे बड़ा बल धन बल, दूसरा जन बल, और तीसरा जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है राजपद। और हमारे समाज के 4 स्तंभ हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन के 4 स्तंभ हैं, उसका राजनीतिक जीवन, उसका सामाजिक जीवन, उसका सांस्कृतिक जीवन और उसका आर्थिक जीवन, जिसमें से आपको हर पहलू पर काम करना होगा। मान्यवर काशीराम जी ने जरूर कहा कि राजनीति वो चाबी है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति पर भी बहुत फोकस किया। वो बहुजन शब्द भी लेकर आए तो कुछ बुद्धिज्म से लेकर आए, वो हाथी भी लेकर आए तो उसी बुद्धिज्म से लेकर आए। और इस राजनीतिक शक्ति भी हमें मिली, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली। चाहे मुलायम सिंह जी सरकार रही हो, चाहे बहन मायावती जी की सरकार, राजनीतिक शक्ति मिली, लेकिन क्या उस शक्ति को हम रोक सके? नहीं रोक सके। अगर नहीं रोक सके तो उसके पीछे क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से हम नहीं रोक सके? तो आप पाएंगे कि उसके पीछे बहुत बड़ी जो शक्ति रही वो सांस्कृतिक चेतना का अभाव है। आपको अगर अपनी सांस्कृतिक चेतना, अपनी सांस्कृतिक पहचान की जानकारी नहीं है तो आपकी राजनीतिक हस्ती ज्यादा दिन टिक नहीं सकती है। और उसी का नतीजा है, एक लोगों ने घोषणा की थी कि मैं परशुराम का ये बनवाऊंगा, दूसरे ने कहा कि मैं ये बनवाऊंगा। राजनीतिक शक्ति उनके पास है थी, लेकिन सांस्कृतिक चेतना या सांस्कृतिक शक्ति से वो लोग परे हैं। आप लोग एक चीज और भी देखेंगे, मैं हायर एजुकेशन से जुड़ा हूं, सरकार आपके अधिकारों पर ऐसे नहीं डाटा डालेगी, आपकी 2 चीजें छीनेगी। अभी एनईपी आई हुई है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं, आप सभी लोग प्रबुद्ध जन हैं, उसका एक उदाहरण दे देता हूं कैसे छीनी जाती है, वोट करने के लिए। हमारे आपका बच्चा, अगर आप देखा जाए, गरीब सभी समाज में है, नो डाउट, लेकिन गरीबी का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा हमारे आपके बीच में। 2-4 लोग ही उभर कर आए हैं और वो ढंग से उभर नहीं पाए। एनईपी आने से 2 सेमेस्टर हो गया है, 2 सेमेस्टर पहले 1 साल में परीक्षा हो जाती थी। और वास्तव में एनईपी का जो मैंने स्टडी किया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी स्कीम है, नो डाउट। लेकिन उसके जब व्यवहार रूप पर हम आते हैं, एनईपी में 2 बार परीक्षाएं हो रही हैं,
आप फीस दे रहे हैं, जो साल भर की फीस 3 से 4 हजार रुपए में बीए बच्चा 1 साल में कंप्लीट कर लेता था, आज उसी की फीस 10,000 लग रही है। कितना गुना बढ़ा? करीबन 250%। कम से कम फीस में 250% यानी 250% की बढ़ोतरी हुई है। 2%, 3%, 4% नहीं, 250% की बढ़ोतरी हो गई। अब आप अपनी इनकम को तोल लीजिए। सरकार ने थोड़ी कहा कि आप पढ़ेंगे, आप अपने आप पढ़ जाएंगे। और सांस्कृतिक जागरण चल ही रहा है, आपको पता है। सांस्कृतिक जागरण खूब जोरों से चल रहा है। तो शिक्षा और संस्कृति ये दो एक माध्यम होते हैं कि धीरे धीरे आपके जो धन दौलत आपकी सारी चीजें वो चली जाएंगी। इसमें कहीं कोई छीनने नहीं आता है। लोग कहते हैं ना कि कैसे क्या होता है, वो चीजें पता नहीं चलती। और शायद समय ज्यादा हो रहा है तो मैं इन्हीं सब चीजों पर आप लोगों का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा और एक वार्ता के रूप में अपनी बात रखने का प्रयास किया कि हम लोगों को एक तो युवाओं के बीच में जाना होगा। अभी मैं देख भी रहा हूं युवा नहीं है, युवा है खासतौर पे कमी है, जो एक अपेक्षाकृत होना चाहिए था। दूसरी बात, अर्जक संघ को मैं अभी जल्दी पढ़ने लगा था। जब रामस्वरूप वर्मा जी की किताब मिली और बाबू जगदेव प्रसाद जी की मिली, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले थे दोनों लोग, तो मैं अर्जक संघ को पढ़ने लगा। तब मुझे लगा कि अभी तक मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब सोचिए, मैं एक जागरूक व्यक्ति, पढ़ने वाला व्यक्ति, और पिछले अभी 2 साल पहले मुझे अर्जक संघ, बाबू जगदेव प्रसाद जी और रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में जानकारी मिली है। तो सोच लीजिए उन लोगों को क्या हाल होगा जो काफी दिनों से भी ऐसे पीएचडी कर ले, मुझसे कर ले। वो क्या करेगा पीएचडी? जो यूनिवर्सिटी में सिलेबस चलेगा वही पढ़ेगा और कुछ चीज नहीं पढ़ पाएगा। अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन है? वे हैं। हमारी सरकारें बनी, कभी उन्होंने भर्ती नहीं करी यूनिवर्सिटी में। शोध संस्थान किसके हैं? उनके हैं। भाई, आप दूसरे की बनाई हुई जमीन पर, दूसरे के मंच पर खड़े होकर अपना काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी जमीन, अपना मंच, अपना सब कुछ तैयार करना पड़ेगा और तभी कोई काम होगा। इसी साथ आप